हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था स्वाभिनति या उत्सर्जक पुनर्निवेश बायसीकरण अपन लोग पढ़ रहे थे, यानी कि उसका ही दूसरा नाम है वोल्टेज डिवाइडर बायस। और मैंने आपसे कहा था कि अब ये जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको आप बहुत ही ध्यान से समझना। पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरा सर्किट सेटअप बता दिया था, पूरा किस तरीके से कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट होगा और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, R1 R2 का क्या इंपॉर्टेंस है, RL और RE का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन क्या काम करता है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। ठीक है। और इसको वो उत्सर्जक पुनर्निवेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने अमीटर के साथ जो है फीडबैक देते हैं ट्रांजिस्टर के यहाँ पर। और फीडबैक का क्या मतलब है, और ये सारी चीज़ें अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फीडबैक को अपन इन डिटेल बाद में भी पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है। तो वो सब कुछ जो है वो अपना लास्ट क्लास में हो गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं और नेक्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को जब भी आप ये वाली वीडियो देख रहे हो ना, तो उस टाइम आप अपने पास ये वाला कनेक्शन एक पेज पे बना के रख लेना। ठीक है। और उस पेज को देखते देखते आप मेरा अगला समझते चलना। ठीक है ना, क्योंकि मैं इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना रही हूँ, यानी कि तुल्य परिपथ, और वो तभी समझ में आएगा जब आपके सामने ये सर्किट बना हुआ है। ठीक है। अब बोर्ड पे तो क्या होता है, हम लोग साइड में बना देते हैं, पर अभी तो आगे पीछे हो गई हैं चीज़ें, तो अब मैं इसको दोबारा बनाऊंगी तो टाइम ख़राब होएगा। ठीक है। तो मैं फिर भी बना लेती हूँ एक रफली, जिससे आपको समझ में आए प्रॉपर। ठीक है, फटाफट से बना ही लेती हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे RE रेजिस्टेंस था। ठीक है। यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस था, लोड रेजिस्टेंस, और इसको कनेक्ट किया था हमने R1 रेजिस्टेंस से, और ये फिर कनेक्टेड था दूसरे रेजिस्टेंस से R2 से। ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, और ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर था, ये हमने इनपुट दिया था यहाँ पे, और फिर यहाँ पे फिर एक कैपेसिटेंस था, और यहाँ पे आउटपुट था। ठीक है, VO और ये VI। ठीक है, ओके। तो अब अपन इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, देखो हमें क्या करना है, इस सर्किट को सॉल्व करना है, क्योंकि फिक्स बायस में तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ गए हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखें, इक्विवेलेंट सर्किट बना रही हूँ मैं। इक्विवेलेंट सर्किट बोले तो तुल्य परिपथ या एक सरल परिपथ कह सकते हैं, जो हमारे पास एक पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसका कैसे अपन एक सरल परिपथ बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ट्रांजिस्टर बना रही हूँ। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर तो आ गई। ठीक है। इसमें ये ट्रांजिस्टर मेरा कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर है। ओके। फिर क्या करेंगे, RE तो रहेगा ही, RE रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि अमीटर से कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पावर सप्लाई भी थी हमारी VCC। ठीक है। अब देखो, VCC से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, R1 भी है और RL भी कनेक्ट है। ठीक है। तो इसको अपन RL भी कह देते हैं, और कहीं कहीं आपको किसी बुक में RC भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है। तो RL भी कह देते हैं, RC भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप RL भी लेकर चल सकते हो, किसी बुक में RC दे रखा है तो RC लेकर चल सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो, RE कनेक्ट हो गया इससे सीधा सीधा, इसमें कोई झोल नहीं है। अब देखो, VCC से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक है R1 और एक है RC। ध्यान देना सबसे पहले। ओके, मैंने यहाँ पे एक बैटरी ले ली, और बैटरी कौन सी, VCC। नाम क्या रहेगा इसका, VCC। VCC से कौन कनेक्ट है, R1 कनेक्ट है ना, और R1 जा कहाँ रहा है, बेस में। ये देखो ना, VCC से कनेक्ट है R1, R1 कहाँ जा रहा है, बेस में। ठीक है। तो मैंने इस बैटरी VCC को मुझे दो जगह कनेक्ट करना पड़ेगा। एक ही बैटरी है, दो रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, तो मुझे उसको दो जगह कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए। तो पहले मैंने VCC को कनेक्ट कर दिया R1 के साथ, समझ में आ गई, और R1 को कहाँ दे दिया, ट्रांजिस्टर के बेस में। ठीक। फिर इस R1 से कौन कनेक्ट है, R2। ये लो, सीरीज में ही कनेक्ट है ना, ये लो कनेक्ट कर दिया मैंने, दैट्स इट। ये R2 हो गया। R1 किससे कनेक्ट है, R2 से कनेक्ट है, थोड़ा नीचे ले लेना आप इसको। ठीक है। R1 किससे कनेक्ट है, R2 से कनेक्ट है, RE जहाँ पर था वहीं पर है, R1 R2 आपस में कनेक्ट हो गए। R1 किससे कनेक्ट था, VCC से कनेक्ट था। ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब कलेक्टर से कौन कनेक्ट है, RC। ठीक है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर से जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा आप उसको RC, मैंने अगर RL दिखाया तो आप RC कर लेना, क्योंकि आप लोड में परेशान होगे। कैपेसिटर से जुड़ा हुआ आप उसको RC कर लेना। ठीक है। उसके बाद आप क्या जोड़ दोगे, ये लो बैटरी जोड़ दो फिर से, VCC, उसका नाम भी क्या रहेगा, VCC। तो जहाँ हमने इस सर्किट में केवल एक ही VCC दिखाया था, उसी से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट दिखा दिए थे। अब इसके तुल्य परिपथ में मैंने कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने VCC को दो जगह कर दिया है।
ठीक है। VCC को पहले R1 से किया, R1 ऑलरेडी R2 से कनेक्ट है, सीरीज़ में कनेक्ट है, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने RC को RC से ले लिया और उसको किससे कनेक्ट कर दिया, VCC। तो VCC आपको यहाँ पे 2 जगह दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अभी तो इसका एक इक्विवेलेंट और बनेगा, ध्यान देना। और ये सारी चीज़ें बुक में आपको कहीं मिल ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने टीचर से पढ़ी है, उन्होंने कहीं से अपने टीचर से एक्सपीरियंस से पढ़ी हुई होगी। बुक्स में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, ये टीचर अपने एक्सपीरियंस से समझाता है, उसको जितना समझ में आई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैंने जो हमारा पर्टिकुलर सर्किट था, अमीटर बायस्ड सर्किट था, अमीटर फीडबैक बायस्ड सर्किट था, या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट था, उस रेजिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर सर्किट को मैंने इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि तुल्य परिपथ में। तभी तो बोल रहे हैं इसको वोल्टेज डिवाइडर, वोल्ट का विभाजक। 2 बैटरीज में कनेक्ट किया है मैंने उसको, उसी वोल्टेज को 2 पार्ट्स में। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तुल्य परिपथ हो गया, ठीक। इसमें करंट शो करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आपने मेन सर्किट में बता रखा है कौन सा कहाँ करंट क्या है, वो हमने वहाँ समझ लिया। अब सुनो, मैंने आपसे कहा था कि इसमें थेवेनिन थ्योरम काम में आएगी। अभी इसका एक और इक्विवेलेंट बनेगा, वो उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई इसी का। अब मैंने आपसे पिछले ही वीडियो में जिक्र कर दिया था कि मैं थेवेनिन समझाऊंगी इसमें, तो आई होप आप लोग थेवेनिन थ्योरम पढ़ के आए होंगे। और अगर नहीं पढ़ी है तो वीडियो को पॉज करो, पहले थेवेनिन थ्योरम पे एक निगाह डाल लो, ठीक है, क्या है, फिर समझ में आएगी। अब मेरे को क्या करना है कि इसके बेस में 2 रेजिस्टेंस और एक बैटरी कनेक्ट है। तो ये जो सर्किट आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का, इसका मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है। दिख रहा है आपको ये डैश डैश से पूरा, इस सर्किट का मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट चाहिए। फिर मेरा सर्किट और आसान होने वाला है। फिर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा अमीटर पे, एक रेजिस्टेंस कलेक्टर पे, और इन दोनों का इक्विवेलेंट मिलकर एक ही रेजिस्टेंस बचेगा, और वो क्या लाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और वो एक ही रेजिस्टेंस जाएगा इसके बेस पे, जिसको अपन RTH यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस, या उसको अपन RB भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बेस में कनेक्ट होगा। मेरी बात समझ में आई? अब देखो ज़रा कैसे निकलेगी, ठीक है। नाउ we use Thevenin's theorem. Thevenin's theorem to draw, this is first circuit, this is second circuit, to draw equivalent circuit. Of figure second. फर्स्ट का हो गया इक्विवेलेंट ये, और सेकंड का इक्विवेलेंट अभी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम यूज़ करूँगी। तो ये जो डैश डैश वाला पार्ट है ना, उसको मैं अलग से दिखा रही हूँ, ठीक है। डैश डैश वाले पार्ट में क्या है, हमारे पास बैटरी है, ठीक है, बैटरी सेल जो भी है, और इधर आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, इधर एक आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये कनेक्ट है, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। और मैंने इसको हटाया यहाँ से, इस सर्किट को पूरे को यहाँ से, मतलब ये वाला जो पार्ट है डैश डैश वाला, और उसको यहाँ रख दिया, ठीक है। ये आपकी ये लो VCC, सही है, यही सर्किट है। मुझे इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट चाहिए। तो आपको याद है थेवेनिन थ्योरम क्या थी? थेवेनिन थ्योरम क्या थी भाई, याद है कि नहीं आपको? थेवेनिन थ्योरम में हमने क्या क्या निकाला था? एक तो हमने निकाली थी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज और एक ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, यानी कि एक निकाली थी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज EEQ, दिस इज शॉर्ट सर्किट वोल्टेज EEQ, या इसको मैं VTH कह दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। VTH थेवेनिन वोल्टेज है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होती है, ठीक है। एक थी हमारे पास RTH कह दो, ठीक है, चलो थेवेनिन ले रहे हैं अपन। बाकी हमने उसको वहाँ पे ZEQ या REQ बोला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, दैट वाज ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। 2 चीज़ें निकालनी है। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जिसके भी इक्विवेलेंट, जैसे R2 के लिए मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, शॉर्ट कर दूँगी सर्किट्स को, और जब मुझे ओपन चाहिए तो मैं सर्किट्स को ओपन कर दूँगी और RTH निकालूंगी और VTH निकालूंगी, यही काम है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, VTH फाइंड आउट करनी है। VTH कैसे निकालोगे भाई? VTH क्या है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ठीक है। क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुको भाई, मैंने शायद उल्टा लिख दिया है ना, ये आपकी ये ओपन सर्किट आएगी और ये शॉर्ट सर्किट आएगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आएगी ओपन सर्किट वोल्टेज और ये है आपकी शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस,
है ना, चेंज हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया, आप इसको सही कर लेना, ठीक है। तो VTH होती है आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि जहाँ भी जिस भी रेजिस्टेंस पर आपको VTH चाहिए उन टर्मिनल्स को ओपन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन तो कर दिया, यहाँ उल्टा लिख दिया, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। RTH कैसे निकलेगी कि वहाँ पर अपन बैटरीज़ को हटा देते हैं, जितनी भी बैटरी होती है उन सभी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसके बाद उसको शॉर्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस निकलता है वो RTH होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस। तो VTH कैसे निकालें, सबसे पहले VTH निकालें, देखो यहाँ पर VTH नापेंगे अपन, तो VTH उतनी होगी जितनी R2 के सिरों पर वोल्टता होगी। भाई R2 के सिरों पर जितनी वोल्टता आएगी वो यूँ की यूँ हम यहाँ पे नाप लेंगे, क्योंकि सीधा यूँ समझ लो कि हम यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे VTH को नापने के लिए। वोल्टमीटर ही तो कनेक्ट करेंगे, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है किसी भी रेजिस्टेंस के। तो R2 के सिरों पर जितनी वोल्टता आएगी वही की वही हम नापेंगे VTH। तो R2 के सिरों पर जितनी वोल्टता होगी वो हमारी VTH होगी। तो वो निकालने के लिए मुझे करंट चाहिए, मतलब मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर मुझे करंट मिल गया तो मैं उस I को R2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरे पास VTH आ जाएगा। यही तो बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, VTH फाइंड आउट करेंगे। VTH के लिए किरचॉफ का नियम लगा दो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ। ये पूरा प्रोसेस आप स्किप कर सकते हो जब आपको समझ में आ जाए, मतलब पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा VTH लिख सकते हो, और वो तभी निकलेगी जब आपको समझ में आई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ऐसे चल रहे हैं अपन, -VCC प्लस I R1 प्लस R2, दोनों सीरीज़ में है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो I कितना हो गया, VCC अपॉन R1 प्लस R2। मेरे हिसाब से अगर आप थेवेनिन थ्योरम ठीक से समझ में आ रहे हो, समझ के आए हो, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैंने सिर्फ किरचॉफ का नियम लगाया, -VCC प्लस I R1 प्लस I R2। I दोनों के साथ था इसलिए मैंने कॉमन ले लिया, तो I मेरे पास कितना आ गया, VCC अपॉन R1 प्लस R2। समझ में आ गई। अब सुनो, मुझे चाहिए VTH, है ना, यहाँ पे लिख सकते हो आप VTH इज इक्वल्स टू क्या है, I इंटू R2, ठीक है। VTH कैसे निकलेगी, I मैंने निकाल लिया, I R2 है, I कितना निकाल लिया, VCC अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, इंटू R2। तो ये मेरे पास क्या निकल करके आ गई, VTH। समझ में आ गई। मतलब जब मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगी ना, तो इस VCC की जगह पर मैं क्या दिखाऊंगी, अब की बार VTH दिखाऊंगी, और VTH मैंने कितनी निकाल ली है, इतनी, VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब फटाफट से क्या निकाल दें, RTH कैसे निकलेगी, बैटरी को शॉर्ट कर देंगे, बैटरी को ये लो शॉर्ट कर दिया, रेजिस्टेंस R1 बचेगा, एक बचेगा R2, और यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, RTH निकालना है कि RTH कितना आएगा, कितना निकलेगा RTH, बता दो ज़रा। RTH निकलेगा आपका, दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में तो कनेक्ट है दोनों, ये R1 सीधा किससे, R1 का एक सिरा यहाँ पे दूसरा सिरा यहाँ पे, दोनों कैसे हैं, पैरेलल, और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये मेरे पास निकल गया VTH, ये मेरे पास निकल गया RTH। तो अब मेरे को दो रेजिस्टेंस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा R1 और R2 का क्या ले लेना है, की जगह पर RTH ले लेना है। समझ में आ गई। तो इसका इक्विवेलेंट बना रही हूँ, ठीक है। देखें, इक्विवेलेंट ऑफ फिगर सेकेंड क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर के साथ यहाँ पर तो एक रेजिस्टेंस रहेगा ही RE, इसको थोड़ी ना छेड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ही कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और वो कौन सा कहलाएगा, RTH। मतलब इस R1 R2 की जगह पर एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, और वो कौन है, RTH, और RTH कितना है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ठीक है। फिर एक बैटरी कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और वो बैटरी क्या होगी, VTH। ये लो VTH कनेक्ट कर दी, उसका नाम बदल गया, VCC की जगह पर VTH हो गया, लेकिन नाम ही नहीं बदला, सिर्फ उसका मतलब भी बदला है। देखो भाई, VTH की वैल्यू कितनी है, VCC R2 अपन R1 प्लस R2 है। बात समझ में आ गई, ठीक है। बस फिर बाकी का सारा तो ऐसा का ऐसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इधर आपका रेजिस्टेंस, इधर RC था ना, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा दो, ये लो, और दूसरी बैटरी जो है वो तो अभी भी VCC रहेगी, उसमें थोड़ी ना कोई चेंज है कि हमने किया है। ये RC हो गया। देखो ज़रा, इसका इक्विवेलेंट बनाया मैंने, ये डैश वाला पार्ट हटा लिया, इधर लगा दिया, उसका मैंने सॉल्व किया, ये पूरा पार्ट पेपर में आप सीधा, हालांकि पेपर में ऐसा करके आओगे तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझ के कर रहे हो, या फिर आप रफ पे कर लो, फिर सीधा लिख दो, मर्जी है आपकी, ठीक है। अब देखो, ये प्लस माइनस हो गया, करंट कौन सा है, ये IB बेस में जा रहा है, बेस वाला करंट हो गया, ठीक है। इन दोनों टर्मिनल, देखो ये बेस है यहाँ पे, और ये अमीटर है, और ये कौन है, कलेक्टर। अब मैं कंप्लीट कर देती हूँ, बस अब इक्विवेलेंट रजिस्ट आपके सर्किट हो गए हैं सारे, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये सर्किट है बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब ये पूरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में पूछा जाता है। IB हो गया,
बी ई के बीच में जो वोल्टेज होगी वो वी बी ई दिखा दी, सी और ई के बीच में होगी वो वी सी ई दिखा दी। इसमें जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, आई ई। इधर कितना करंट जाएगा, आई सी। ठीक है, और ये जो बेसिकली आई ई है, मैंने बता दिया था पिछले टॉपिक में, ये आई बी प्लस आई सी है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे मिल करके आएगी इस जंक्शन पे ये करंट। तो ये कितना है, आई बी प्लस आई सी। ये बात अपन कर चुके थे। इसके बाद अपना और क्या बचता है सर्किट में, हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट है। और ये सर्किट अगर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आगे सिर्फ किरचॉफ का नियम लगाना है, एक बार इनपुट पे एक बार आउटपुट पे, दैट्स इट, टॉपिक कंप्लीट। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो देखिए फटाफट, किरचॉफ का नियम लगा दो, किरचॉफ का नियम लगा दो। निवेशी परिपथ में ये इनपुट, इधर वाला टर्मिनल पूरा इनपुट सर्किट, ये आउटपुट सर्किट है। ठीक है, अच्छा देखो, आप ना इसको वीडियो एक बार समझ में नहीं आया, आप उसको दूसरी बार देखना। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने चीज़ों को ठीक से ध्यान से अब तक पूरा तरीके से पढ़ा ना, क्रम से, एक भी वीडियो नहीं छोड़ी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो आप सीधा एक ही वीडियो पे सीधा क्लिक कर रहे हो, तो भाई चीज़ें कैसे समझ में आएगी? अगर आपको LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बाद सीधा सिक्स्थ में बैठा दे कोई, तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना समझ में। तो पहले का पढ़ा हुआ सारा जो है वो बेसिक है। ठीक है ना, आगे की चीज़ें भाई एक सीढ़ी उंडाल के अपन चलेंगे तो गिरेंगे पक्का पक्का। ठीक है ना, तो अपन को ऐसा नहीं करना कि 2-3 सीढ़ियाँ डायरेक्ट नहीं चढ़नी है, एक एक स्टेप लेकर के चढ़ रहा है। हर सीढ़ी की अपनी महत्ता है। ठीक है, और ये आप सभी जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी सीधा आप पहले, किसी ने थेवेनिन थ्योरम नहीं पढ़ी है तो पीछे जाके आओ एक बार, थेवेनिन थ्योरम, उसमें नॉर्टन वगैरह रह रही है, वो मैं देख लूँगी, ठीक, करा दूँगी आपको। सबसे पहले निवेशी परिपथ में किरचॉफ नियम लगाओ, किरचॉफ्स लॉ। इन इनपुट सर्किट लगाओ फटाफट, चलें इधर से। तो ये हमारे पास, इसको देखो किसी किसी बुक में इसको VTH की जगह पर VBB से भी शो कर रखा है, क्योंकि ये वोल्टेज अब सीधा बेस में जा रही है, तो इसको VBB से भी शो कर देते हैं। और ये जो RTH है ना, इसको अपन RB से भी दिखा देते हैं। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, आपके यहाँ पर कहीं दिख जाए तो आप कहोगी RTH तो हमने नाम दिया है क्योंकि हमने उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट से निकाला है, इसलिए। तो आप उसको RB भी लिख सकते हो, VBB भी इसको लिख देते हो। तो अपन VB से लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो माइनस का VBB है ना, प्लस का IBRB है ना, प्लस का VBE प्लस का IERE इज इक्वल टू 0। अरे भाई यही तो आएगा, ऐसे चलेंगे ना अपन, यूँ जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, तो ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये VBE इधर और एक भी नीचे आ जाएंगे अपन, है ना। IE कितना है, IB प्लस IC है, तो VBB मेरे पास कितना आ गया, IBRB प्लस VBE प्लस IB प्लस IC। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी मैंने बताया था, पिछले भी उसमें भी बता दिया था। IE कितना है, दरअसल IB प्लस IC है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 हो गई, है ना। और थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, देखो और कर सकते हैं आगे। देखो VBB माइनस VBE, इसको इधर ले आओ, मतलब ये जो है ना, ये वाली टर्म, इसको मैं इधर ले आई पकड़ के। फिर इधर कितना बच गया, देखो इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन ले रही हूँ कुछ, एक तो ये टर्म बच गई और एक ये टर्म बच गई। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले रही हूँ, क्या कॉमन ले लूँ, IBRB कॉमन ले लिया मैंने, ध्यान देना, IBRB कॉमन ले लिया, तो इधर तो 1 प्लस ही बचेगा, इधर RB नहीं है, इधर IB है लेकिन RB नहीं है, तो क्या बचेगा, क्या ये नहीं बचेगा क्या? अच्छा एक मिनट, ऐसा करो आप, कॉमन आप जो ले रहे हो ना, वो IB इंटू RE में से लो, ICRE को अलग रख दो। ठीक है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, IBRB और IBRE में से IBRB कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे मेरे पास, RE अपॉन RB, और ICRE को मैंने अलग निकाल दिया। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। ICRE अलग कर दिया, यहाँ क्या बचा, IBRE, और इधर IBRB, दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लिया, IBRB, 1 बच गया। इधर IB तो ऑलरेडी था, तो लेकिन RB नहीं था, तो वो बटे में चला गया, RE ऊपर आ गया। ठीक है, ठीक है। हेयर एक चीज़ और बता दो आप, HFE निकाला था हमने, HFE क्या था, अभी आपको पता है, फॉरवर्ड जो आपका पैरामीटर था, H प्राचल था फॉर कॉमन अमीटर, तो वो HFE कितना था, पीछे जाके आओ जहाँ पैरामीटर्स पढ़ाए हुए हैं सारे, वहाँ पे बताया है, IC अपॉन IB। HFE क्या होता है, IC अपॉन IB, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि IB कितना है, IC अपॉन HFE, तो यहाँ पे रख देंगे अपन, कहाँ पे, यहाँ,
आई बी की जगह पर क्या रखेंगे, आई सी अपॉन एच एफ ई, ठीक है, रख दें। और आप क्या करना, ये जो ठीक है, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं अपन। यहाँ तक का समझ में आ गया? आगे चलो, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, आई बी की वैल्यू रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, रखो। देयरफॉर इधर ही लिख देती हूँ, है ना, इसके आगे यहीं पे वी बी बी माइनस वी बी ई इज इक्वल्स टू आई बी की जगह पर आई सी अपॉन एच एफ ई और साथ में है आर बी और 1 प्लस आर ई अपॉन आर बी और प्लस आई सी आर ई। एक काम और कर लो आप, क्या कर लो कि ये जो टर्म है ना आई सी आर बी अपॉन एच एफ ई, ये पूरे में से कॉमन लेना है, ध्यान देना, आई सी आर बी अपॉन एच एफ ई। तो अंदर क्या क्या बचेगा, देखो ये टर्म तो ऐसी की ऐसी बचेगी, 1 प्लस आर ई अपॉन आर बी, ठीक है। अब यहाँ पे आई सी है, यहाँ भी आई सी है, कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आर बी यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है तो बटे में जाएगा, आर ई अपॉन आर बी, ठीक है। एच एफ ई यहाँ पे नीचे है तो यहाँ ऊपर जाएगा, तभी तो चीज़ें बैलेंस होंगी ना, ये बचेगी ना टर्म, समझ में आई, ठीक है। तो ये मेरे पास, अभी इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करेंगे। अच्छा आप एक काम करके रखना, इसके आगे का मैं बता दूंगी, आप आउटपुट सर्किट में किरचॉफ का नियम लगा के लेकर आना, ठीक है। आउटपुट सर्किट में किरचॉफ का नियम लगा करके उसको रेडी रखना और फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट है। तो कल आते ही मतलब नेक्स्ट वीडियो में आते ही अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक को फटाफट 2-4 मिनट लगेंगे और अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये टेम्परेचर सेंसिटिव कम है फिक्स्ड बायस के कंपैरिजन में, ठीक है। पूरा समझ में आना चाहिए आपको ये टॉपिक, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। है कोई दिक्कत तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्राइब कर दूँगी। समझ में आ गई बात? और आउटपुट वाला काम आप करके रखना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।